बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंतोनियो अनोखी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 साल थी। वो मुसलमान हो गए थे। पहलवानी की दुनिया में अनोखी ने बड़ा नाम कमाया। उन्होंने हर किस्म की कुश्ती लड़ी, कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। मार्शल आर्ट, रेसलिंग, देसी कुश्ती, हर किस्म की कुश्ती में उनको महारत हासिल थी। वो मुसलमान हो गए थे। ये भी एक बड़ी काबिल रश्क कहानी है कि अंतोनियो अनोखी किस तरह से मुसलमान हुए थे। उनका नाम मोहम्मद हुसैन रखा गया था। जैसे मोहम्मद अली कले, वो भी पहले क्रिश्चियन थे, उसके बाद इस्लाम के नूर से उनका दिलो दिमाग मनव्वर हो गया, वो मुसलमान हो गए थे। यहाँ पे हम अंतोनियो अनोखी के बारे में एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें उनका कबूल इस्लाम के हवाले से वाक़या भी सामने आ जाएगा। रेसलिंग की दुनिया के अजीम तरीन पहलवानों में से जापानी प्रोफेशनल रेसलिंग मोहम्मद हुसैन अनोखी 79 बरस की उम्र में टोक्यो में वफ़ात पा गए। वो कुछ अरसे से तबीयत ख़राब होने के बायस हस्पताल में दाखिल थे। अंतोनियो अनोखी के नाम से मशहूर पहलवान की वफ़ात का ऐलान उनकी कंपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने ट्विटर पर किया। कंपनी ने लिखा, न्यू जापान प्रो रेसलिंग अपने बानी अंतोनियो अनोखी की वफ़ात पर शदीद गमज़दा है। प्रोफेशनल रेसलिंग और आलमी बरादरी में उनकी कामयाबियाँ बेमिसाल हैं और कभी भी नहीं भुलाई जाएंगी। अनोखी 60 की दहाई में जापान की प्रोफेशनल रेसलिंग के सबसे बड़े नामों में से एक बनकर उभरे थे। जब 1976 में उन्होंने बॉक्सिंग लीजेंड मोहम्मद अली के साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबले में हिस्सा लिया तो उसे सदी का सबसे बड़ा मुकाबला करार दिया गया। 15 राउंड तक जारी रहने वाला ये मुकाबला बराबर रहा, ताहम इसे जदीद मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की बुनियाद डालने वाला मुकाबला करार दिया जाता है। उन्हें दिसंबर 1976 में पाकिस्तान के मशहूर पहलवान से मुकाबले के लिए भी जाना जाता है। ये मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में मुनक्कद हुआ था और उसमें अनोखी ने अकरम पहलवान को शिकस्त दे दी थी। इसके बाद जून 1979 में अकरम पहलवान के भतीजे झारा पहलवान और अनोखी के दरमियान लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुकाबला हुआ, जिसमें झारा पहलवान ने अनोखी को शिकस्त दी। बाद में अनोखी झारा पहलवान के भतीजे और असलम पहलवान के पोते हारून आबद को अपने साथ जापान ले गए ताकि वहां तालीम हासिल करने के साथ पहलवानी की तरबियत भी हासिल कर सकें। उन्होंने जापानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में 1989 में नशिस्त भी जीती और अगले बरस वो खलीजी जंग के दौरान इराक गए और सद्दाम हुसैन से जापानी यरगमालियों की रिहाई की इस्तदा की, जिसे कबूल करते हुए सद्दाम हुसैन ने सारे यरगमालियों को रिहा कर दिया था। इराक के दौरे के दौरान ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक टीवी गुफ्तगू में करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने करबला की ज़ियारत के दौरान इस्लाम कबूल किया। उनका कहना था कि वो करबला की मुक़द्दस तकरीबात और अमन के तस्वुर से इतने मुतासर हुए कि जब उन्हें कहा गया आप मुसलमान हो जाएं तो वो मुसलमान हो गए। अनोखी ने शुमाली कोरिया से तलक रखने वाले अपने अतालिक और प्रोफेशनल रेसलिंग सुपरस्टार रेकोडिजान की वजह से शुमाली कोरिया से करीबी तलक पैदा कर लिया था। जापानी रुकने पार्लियामेंट के तौर पर उन्होंने कई बार शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग का दौरा किया और आला हुकाम से मुलाकातें की। 1995 में उन्होंने प्योंगयांग के मेडे स्टेडियम में 2 रोज़ा रेसलिंग मुकाबला मुनक्कद करवाया, जिसमें उन्होंने WWE के रेसलर रिक फ्लेयर को शिकस्त दी। दिसंबर 2012 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें वो अपने साथ कई जापानी पहलवानों को लेकर आए, जिन्होंने लाहौर और पेशावर में रेसलिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसी दौरे में उन्होंने लाहौर में अकरम पहलवान और झारा पहलवान की कब्रों पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी भी की थी।
ناظرین، یہ تھی ایک کہانی انطونیو نوکی کی کہ وہ کس طریقے سے مسلمان ہوئے اور پھر پاکستان کے ساتھ ان کی خصوصی وابستگی تھی۔ اکرم پہلوان کو انہوں نے شکست دی تھی، جھارا پہلوان سے انوکی نے شکست کھائی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اپنے دماغ میں کبھی منفی طور پر نہیں لیا، جس کا اندازہ آپ کو پاکستان سے ان کے کچھ رشتہ داروں کو جاپان لے جا کر ٹریننگ دینے سے ہو جاتا ہے۔ انوکی واقعی ایک عظیم آدمی تھا اور اسلام کا ایک بہت بڑا پوری دنیا کے لیے سفیر تھا۔ جس طرح کی اس کی کوششیں شمالی کوریا میں نظر آتی ہیں، شمالی کوریا کو پوری دنیا کی طرف سے الگ سا کر دیا گیا ہے۔ انوکی نے شمالی کوریا کو بھی دنیا کی عظیم سٹریم میں لانے کی پوری کوشش کی۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ انوکی کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اللہ حافظ۔